हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके का जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें भारतीय इतिहास का आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में आपने प्राचीन भारत पूरा देख लिया, तो 1000+ क्वेश्चन जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में आपको दिख ही जाएगा। ये रहा आपका पार्ट 3, और पार्ट 3 में आज हम लोग करने वाले हैं पूरे मध्यकालीन भारत। तो पूरा मध्यकालीन भारत इतिहास जो है, भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, राजपूत वंश इत्यादि, उसके अलावा आपको सिख धर्म भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें मध्यकालीन भारत में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे आपका वन शॉट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें से कुल जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, वो प्रश्नों की संख्या लगभग 174 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये सभी के सभी सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे। तो उम्मीद है कि इतना जानने के बाद आप इस वीडियो पे जरूर टिकेंगे, क्योंकि आपको भी लग गया होगा कि इस वीडियो का क्या महत्व होने वाला है। आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में भारतीय इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास में कोई भी सवाल अगर आपका आता है, तो कोई भी सवाल आप इससे ज़रूर आप पकड़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि रिवीजन के लिए यह कारगर साबित होगा। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं। तो जुड़ने से आपको जो भी फायदा होने वाला है वो तो आपको दिख ही जाएगा, बाकी फिर आपका स्वविवेक के ऊपर आपका निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक करें, और अगर आपको ठीक ठाक लगा या जो कुछ भी अलग भी लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो वो आप ज़रूर देने का प्रयास करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। अच्छा, सवाल नंबर 274 तक, 1 से लेके 274 तक सवाल हम लोग कर चुके हैं। और ये सवाल आपका किससे है? तो ये सवाल आपका सारे के सारे प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से है। तो प्राचीन भारत से आपका इतने सवाल तो हो गए। अब मध्यकालीन से हम लोग देखने वाले हैं 275 से लेके क्वेश्चन नंबर 448 तक हम लोग देखने वाले हैं। किसमें? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो पहले आप देख लें वीडियो को। वीडियो देखने के बाद अगर आपको सही में जचता है तो ही आप लाइक करें, और फिर अगर आपको जचता है और अच्छा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल है वो क्या है? नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी। इन्हीं को सजाना है आपको, ये 4 को सजाना है सही तरीके से। इसमें आप देख सकते हैं 2 4 1 3, 2 3 3 1, 2 4 3 1 और 4 2 3 1। तो इसे आपको ईयर के क्रम में सजाना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2 4 3 1। इसका मतलब सबसे पहले ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद आपका ये, और फिर आपका ये, इस प्रकार से। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले महमूद गजनवी 998 से लेकर 1030 के बीच, मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 के बीच। अब उसके बाद चंगेज खां 1206 से 1227 के बीच, और तैमूर 1370 से 1405 के बीच। तो ये कालक्रम के आधार पर है। और ये सवाल देखा जाए तो कहीं भी किसी भी एंगल से आपका इजी सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कालक्रम भी है। तो देखिए, एक चंगेज खां है, तैमूर है, यानी भारत में जिनका थोड़ा बहुत भी असर रहा है उनका भी यहाँ पूछ दिया गया है। तो सही जवाब तो आप पहुंच चुके, लेकिन सही जवाब भर से नहीं होगा, बल्कि इनका कालक्रम भी आपका जानना पड़ेगा। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण, मोहम्मद गौरी जिसके बाद दिल्ली सल्तनत, चंगेज खां दुनिया का सबसे कमीना राजा कह सकते हैं, तैमूर लंग, अच्छा लंगड़ा होने के कारण तैमूर लंग नाम से जाना जाता है, जो कि यूरोप, मध्य एशिया का एक आक्रमणकारी के रूप में तैमूर लंग को जाना जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, किसने लिखी है? मेगास्थनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बिरूनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तहकीकुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बिरूनी है। अल बिरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक। इनका जन्म ख्वारिजम में 973 में हुआ, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। महमूद गजनवी के साथ भारत आना हुआ, पहला मुस्लिम लेखक जिसने संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया भारत का। और अल बिरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी, और इस किताब में से तहकीक हिंद सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है। सवाल है आपके सामने, एक मिनट। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, अरबी, फारसी या सीरियाई? तो अल बिरूनी को जो लिखी हुई किताब है किताबुल हिंद, वो अरबी भाषा में लिखी गई है। लेखक अल बिरूनी आपको पता है, अरबी भाषा 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
अल बिरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा और गीता और पुराणों का अध्ययन किया। अल बिरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। अगला सवाल, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? महमूद वली बल्खी, अल बिरूनी, सैयद अली रईस, इब्न बतूता। तो तभी से यही सवाल घूम रहा है, जवाब क्या है? अल बिरूनी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 279, फारसी विद्वान अल बिरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? महमूद गजनवी के साथ यह व्यक्ति आया था। अगला सवाल, ममलूक साम्राज्य का कौन सा यासी शासक 1236 से 40 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी? आराम शाह, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, नसरुद्दीन महमूद। तो सही जवाब इसका है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम शासिका रही हैं जो कि 1206 से 1290 तक ममलूक साम्राज्य यानी गुलाम वंश चला, उसमें 1236 से 40 तक 36 से 40 तक इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसका जन्म 1205 में हुआ। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। अगला सवाल, दास वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश एक ही है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। इसका कहानी आप जानिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। 1175 में मोहम्मद गौरी का हमला होता है और मोहम्मद गौरी का मृत्यु जब होने लगता है तो मोहम्मद गौरी का गुलाम जो व्यक्ति होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद भारत ही रह जाता है और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और ये गुलाम वंश 1206 से 1290 तक राज करता है। इसका मतलब यह कि 84 साल लगभग गुलाम वंश का राज चलता है। इस वंश का नाम गुलाम इसलिए होता है क्योंकि इस वंश के ज़्यादातर शासक किसी न किसी के गुलाम जरूर थे। तो 1206 में इसका स्थापना होता है। 6 से 90 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क जो है गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश कहे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, बलबन, ये सब ज़्यादा फेमस हैं। और इसी के गुलाम वंश के ही जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के नाम से जाने जाती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 282, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ठहर के पढ़िएगा तो जरूर मजा आएगा। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो इक्ता प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वह है इल्तुतमिश। अब थोड़ा सा जान ले, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 में की, 1226 में। हालांकि इल्तुतमिश का जो राज शुरू होता है कब से? तो 1210 से, क्योंकि 1206 में बने कुतुबुद्दीन ऐबक का काल केवल 1210 तक होता है, क्योंकि जिंदगी उसका साथ नहीं देता, मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो 1210 में बैठता है कौन? तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश 1226 में नया प्रणाली इक्ता प्रणाली लाता है। इक्ता एक जमीन का टुकड़ा होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था जो है मतलब भू व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था और जमीन का टैक्स वसूली करता था और उसके बाद फिर सेंटर को जाता था। इसका मतलब इल्तुतमिश को जाता था। और इक्ता दुकार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही यानी वर्तमान ब्यूरोक्रेसी का रूप देता था। अगला सवाल आपके सामने, अमीरुल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसे यह उपाधि दी गई थी? मोइजुद्दीन उल बहराम, जमालुद्दीन याकूत, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया या नसरुद्दीन मोहम्मद। तो सही जवाब है कि किसको? अमीरुल खयाल यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किसे कहा गया है? तो सही जवाब है जमालुद्दीन याकूत को। अब देखिए जमालुद्दीन याकूत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीरुल खयाल यानी घोड़ों का अमीर और बाद में अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर की उपाधि से नवाजा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 284 सवाल कहता है कि सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया था? 1206 से 23, 90 से 1322, 66 से 87 या 1321 से 1334। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66 से लेकर 87 तक। अब देखिए बाकी का अगर बात करें तो 1206 में तो खुद बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये तो नहीं हो सकता। 1290 में तो दिल्ली सल्तनत का ये मुगल क्या बोलते हैं गुलाम वंश का काम तमाम, ये भी नहीं हो सकता है। और 1321 तरफ तो गुलाम वंश वाले थे भी नहीं। तो गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां राजा था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीतने के बाद बलबन को खरीदा था, यानी बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। लेकिन रजिया के बाद बैठने वाले शासकों को हटाकर कौन बैठ गया? तो बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति का पालन किया।
अच्छा, ये ही बलबन जो है सिजदा यानी घुटने टेक कर बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना, तो ये दोनों प्रथाओं का शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ही इसका शुरुआत किया था। अगला सवाल है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1210 ईस्वी में। चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद यानी उस दौरान की उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श यानी लाखों दान करने वाला और कुरान खां सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन है आपके सामने, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। ऊपर आप देख चुके हैं सजदार पाबोस, ये दोनों शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो गियासुद्दीन बलबन को जाता है, जिसने रक्त और लौह की नीति चुनी थी, अपनाई थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 287, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की? नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स या बुगरा खान। तो नौरोज त्यौहार जो कि एक पारसी त्यौहार था, फारसी त्यौहार भी या पारसी त्यौहार दोनों कहा जाता है, तो यह गियासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। यह नया साल में मनाया जाता था, मुख्य रूप से ईरानियों द्वारा मनाया जाता था। मूलतः प्रकृति प्रेम का एक उत्सव था। निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम तुगलक खिलजी लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, गुलाम लोदी खिलजी तुगलक, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, उसी से आपका सही सही हो जाएगा। ट्रिक थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहला है आपका गुल, दूसरा है आपका खिले, और उसके बाद है आपका तो, और फिर है आपका सो और लो। गुल खिले तो सो लो। गुल से हो गया आपका कौन सा वंश? तो गुल से हो जाएगा आपका गुलाम वंश। यहाँ पर थोड़ा देख लें। और उसके बाद गुलाम वंश के बाद हो जाएगा आपका कौन सा वंश? तो अच्छा, गुल खिले है तो उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा वंश? खिलजी वंश। और यहाँ पर तो से क्या हो जाएगा? तो तुगलक वंश। और सो से क्या हो जाएगा? तो सैयद वंश। और लो से क्या हो जाएगा? तो लोदी वंश। इसी क्रम में आपको सजाना है। गुलाम खिले तो सोलो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए। तो इसका हाँ सही जवाब आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है। थोड़ा सा काल क्रम को अगर देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुलाम वंश का राजपाट 1206 से 90, 90 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 414 सबसे लंबा, 14 से 14 सबसे लंबा तुगलक वंश, सैयद वंश 14 से 14 1450, और 14 से 51 से 1526 लोदी वंश, और 1526 के बाद फिर से आ जाता है कौन? तो मुगल साम्राज्य का काल चलाता है। अगला सवाल है आपके सामने, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था। तो यह मीनार अधूरी बनी इसीलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया और यह अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश के सीरी भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने पहला गैरिसन शहर यानी अपने सैनिकों के लिए एक सैन्य छावनी का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी यह काम किया कब? 1303 ईस्वी में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 291, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से रानी पद्मावती का संबंध है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 292, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया? लघु उद्योग पर, कृषि पर, आवास पर, मवेशियों पर। तो केवल कर नहीं लगाया गया था उसके काल में, तो किस पर? तो लघु उद्योगों पर। 1296 से 1316 तक बैठने वाले अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का पहला सुल्तान जिसने भू राजस्व और सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए। अच्छा, टैक्स जो है 1/2 यानी 50% टैक्स लेता था। पहला कर चराई कर भी लेता था, और उसके बाद गढ़ी कर घर के लिए भी लेता था। सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 293, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को हराया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या गृहवर्मन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन को हरवाया था। कौन? तो बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, अच्छा, लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। क्वेश्चन नंबर 294, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। तो बेगमपुरी मस्जिद जो है वो किसके काल की थी? मोहम्मद बिन तुगलक काल के काल में थी, जो लगभग 1350 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही विवादित राजा हुआ है जिसे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। यह व्यक्ति मुख्य रूप से
सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए जाना जाता है। और राजधानी परिवर्तन। अगला सवाल है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? मोरक्को, यूनान, चीन या इटली? तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो वो व्यक्ति मोरक्को का निवासी था। तो मोरक्को का निवासी 1333 में आया था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है जो क्या बोलते हैं हम, यात्री इब्न बतूता के द्वारा, वह रेहला है। तो रेहला एक महत्वपूर्ण इतिहास की किताब है जिसमें उस दौरान के बहुत सारी जानकारी मिलता है। अच्छा, 1342 में इब्न बतूता को सुल्तान ने राजदूत बनाकर भेजा चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में। अगला सवाल, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? अभी अभी आ गया मोरक्को। ये फिर से यही सवाल है, बस शब्द अलग है, इसीलिए डिस्कशन का नीड तो नहीं है। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? गुप्त, चालुक्य, चोल या दिल्ली सल्तनत? तो काकतीय राजवंश का खात्मा किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया। किसके काल में? गियासुद्दीन तुगलक के काल में। अगला सवाल है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में आया था? दिल्ली सल्तनत, चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रिटिश या मुगल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के काल में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला सवाल है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? जो भी है किसके द्वारा? इब्न बतूता, बर्नियर, ह्वेनसांग, अल-बिरूनी? तो सही जवाब तभी से आप जान ही रहे हैं कि रिहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक किताब है। बाकी जानकारी तो आप जान ही रही। वो दिल्ली का काजी 8 साल तक रहने का श्रेय किस पर है? तो इब्न बतूता। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी? सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत किसके काल में फैला? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में फैला। तो 1206 से 1526 तक 5 वंश का शासन हुआ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे ज्यादा भौगोलिक विस्तार हुआ। अगला सवाल, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कि लेखक कौन है? चंद्रशेखर कंबार, गिरीश कर्नाड, शिव के कुमार, मस्ती वेंकटेश अय्यर? तो सही जवाब हो जाएगा गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नाटक कौन सा है? तो तुगलक है। यह 1964 में लिखा गया किताब है। अगला सवाल है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पलटी थी, हस्तांतरित की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी? तो राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाने वाला शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1391 में उनकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी राजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसीलिए क्योंकि उसके काल में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बदला था। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा शासक था और पढ़ा लिखा होने के कारण दूरदर्शी, लेकिन ऐसा दूरदर्शी कि उस दौरान में फिट ही नहीं होता था उसके फैसले। अगले सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर? तो देखिए, घूम फिर का आपका कितना प्रकार सवाल है। किसने बदला? तो बदल के कहाँ किया? कब बदला? किस वंश के राजा ने बदला? कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो बस आपको जानना है, तो बस जानना है। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं का स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया? फिर से वही बात, विवादित राजा मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इस पर डिस्कशन का नीड तो उम्मीद है कि नहीं है। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया? आलम शाह, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी? तो आगरा शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन है? तो लोदी वंश का राजा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और एक बात, गजे सिकंदरी का प्रचलन करने वाला व्यक्ति कौन? तो सिकंदर लोदी। 1504 में उसने आगरा शहर बसाया और 1506 में दिल्ली राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? शाही अताला, नाखुदा, अदीना या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? तो सही जवाब हो जाएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को उत्तर दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद माना जाता है। तो कुतुब मीनार के पास जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद है। इसका निर्माण ममलुक वंश यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से 99 के बीच करवाया गया था। अगला सवाल, किला मुबारक स्मारक कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पंजाब। किला मुबारक स्मारक पंजाब में है। अब पंजाब के भटिंडा में इसका निर्माण 90 से 110 ईस्वी में हुआ प्रतीत होता है। यह ईंट का सबसे पुराना और ऊंचा किला है। इस किले में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को उसके ही गवर्नर अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। इस किले की बनावट कुषाण काल की सामग्री वहां दिखती है बनावट में, और इसीलिए इसे 90 से 110 ईस्वी के बीच बना हुआ माना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 309, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है का निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत हुआ था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु
तो 1193 में इसका निर्माण शुरू हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल का निर्माण किया। इसके बाद तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल ढहाने पर फिर से चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण 1368 में करवाया। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली में यह मीनार जो है 72.5 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और पूरा करवाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अभी अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसलिए इसमें डिस्कशन का नीड उम्मीद है कि नहीं है। अगला सवाल, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार और आराय दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से है? वैदिक, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग या आधुनिक युग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह दिल्ली सल्तनत से है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी कुछ अन्य चीजें भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम में कुछ बने हुए चीजें, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके खास हैं। अब आते हैं थोड़ा विजयनगर साम्राज्य की ओर। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो देखिए, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 2 भाई हरिहर और बुक्का विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद यहाँ पर जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो दोआब है कर्नाटक क्षेत्र में, वहाँ पर जाके एक वंश बनाते हैं, मतलब एक नया साम्राज्य स्थापना करते हैं। उस साम्राज्य का नाम क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य है। इसी के बारे में हम लोग अभी सवाल देखने वाले हैं। तो सवाल जो विजयनगर साम्राज्य से पहला सवाल है वो क्या है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किस वंश थे? तुलु, सालू, गजपति या संगमा? तो कृष्णदेवराय किस वंश थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये तुलु वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो तुलु वंश से। अब थोड़ा वंशों के बारे में भी इसमें जान लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 3-4 वंशों ने शासन किया है। थोड़ा फॉन्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं। जिसमें से जो सबसे पहला वंश जो था वो था आपका संगम वंश, और संगम वंश के बाद जो वंश था वो था सालू वंश, और सालू वंश के बाद जो था वो था तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद जो आखिरी था वो था आपका अराविडू वंश। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक। तुलु वंश 1505 से 70 के बीच तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अब देखिए, विजयनगर 1509 में राजा बनता है। विजयनगर के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जरूर जाननी है। विजयनगर के मतलब दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक किताब है अमुक्त मलयद, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। विजयनगर के प्रमुख शासक कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया किताब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 313। सवाल यहाँ कहता है कि निम्न में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? एलोरा, हम्पी, कोणार्क या खजुराहो? तो वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली किसमें है? तो वो हम्पी में है। हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण चीज, जिसे 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है, जो कि कहाँ है? तो कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यह बात ऊपर हम लोग बता चुके हैं। अगला सवाल, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? हम्पी, महाबलीपुरम, पदक्कल या खजुराहो? तो विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी वाले समूह में शामिल है। हम्पी यानी कर्नाटक, वही आपका विजयनगर। 50 रुपए के नोट में जो चिन्ह है वही आपका है। यह मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली का है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में जो भी चीजें, जो भी मंदिर वगैरह बना हुआ है, वो सब आपका द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 315। सवाल यहाँ कहता है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु या ब्रह्मा? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में स्थित है। इसे पंपा पंथी के रूप में भी जाना जाता है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का शासक, संस्थापक? सालू, संगम, तुलु या अराविडू? तो बुक्का प्रथम किसके? तो संगम वंश के संस्थापक। और विजयनगर पर शासन करने वाला जो पहला वंश कौन था? तो पहला वंश आपका ये संगम वंश ही था। तो हरिहर और बुक्का 1336 में विजयनगर पर साम्राज्य बनाया, और संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविडू वंश ने विजयनगर पर शासन किया। बुक्का प्रथम सबसे पहला राजा, इसीलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, मीर जाफर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह बहमनी। तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ईयर आपका 1347 है। असली खां जफर खां। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक? तुलु, सालू, संगम या अराविडू? तो सही जवाब हो जाएगा इसका तुलु। अच्छा, जिस वंश के कृष्णदेवराय शासक थे उसके संस्थापक का नाम क्या है? वीर नरसिंह। यही आपको याद रखना है। तो उसका वीर नरसिंह का सौतेला भाई कौन? कृष्णदेवराय। तो वीर नरसिंह के मृत्यु होने के बाद 1509 से 29 तक राज करने वाला व्यक्ति कौन? तो कृष्णदेवराय। मात्र 20 साल राज करके और इस वंश यानी इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक की उपाधि धारण करना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 319, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर, परमार, राष्ट्रकूट या चोल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? तो हम्पी। स्थापना 1336, हरिहर अरबुक्का और संगम वंश, सलू वंश, अराविडू वंश। इतना आपका क्या हो गया? तो चारों वंश हो गए। वर्तमान समय का कौन सा जगह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी। तभी से ये सवाल घूम रहा है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर राजवंश के उस राजा का नाम बताया जिसने 16वीं सदी में शासन किया? पुलकेशिन II, राजराजा चोल, आदिशंकर, कृष्णदेवराय। तो तभी से एक नाम जो आ रहा है कृष्णदेवराय, सबसे फेमस शासक वही है। तो इनका किताब है अमुक्तमलयद और संस्कृत में जंबावती कल्याणम की रचना की। तेलुगु में अमुक्तमलयद और संस्कृत में जंबावती कल्याणम। तो ये दोनों किताब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही फेमस किताब है उस टाइम के इतिहासकार। इसके शासनकाल में डोमिंगो पेस आया था, पुर्तगाली यात्री। तो उस टाइम विदेशों से भी इनका संबंध था, यह भी बहुत बड़ी बात है। गोलकोंडा किला के दौरान किसके दौरान बनाया गया? विजयनगर, कुतुबशाही वंश, सातवाहन की होयसल? तो गोलकोंडा का किला जो है वो किसके टाइम में बनवाया गया? तो कुतुबशाही राजवंश के टाइम में बनवाया गया, कुतुबशाही राजवंश। हालांकि इसमें वारंगल के राजा ने इसे कच्चे किले के रूप में बनवाया था, इसीलिए आपको यहाँ एस्टेरिक मिल रहा है। लेकिन इसका जवाब अगर आप टिक करें तो कुतुबशाही राजवंश आप टिक करिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में आप फंस जाइएगा। ऐसे ऐसे विवाद वाले सवाल हो सकता है रेलवे ना भी दे, लेकिन अगर रहे तो आपको क्या टिक करना है वो हमने बताया। गोलकोंडा का किला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या बिहार? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो है आपका तेलंगाना में स्थित है। कौन सा किला? तो गोलकोंडा का किला। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन? बुक्का राय, कृष्णदेवराय, हरिहर वन, सोमदेव राय? तो सही जवाब हो जाएगा विजयनगर के पहले राजा कौन? तो हरिहर वन। और बुक्का वन जो इसके वास्तविक संस्थापक, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। अगला सवाल, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जस्टिन जेम्स एटकिंसन, मैथ्यू बोल्टन, एडवर्ड बार्लो? तो सही जवाब हो जाएगा मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी जिसको बोलते हैं वही व्यक्ति 1800 ईस्वी में विजयनगर को दुनिया के सामने लाया। 1986 में प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसे बचाने की जरूरत है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान किस राज्य की राजपूत की राजकुमारी थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या गुजरात? तो सही जवाब है राजस्थान के एक राजपूत की राजकुमारी थी। कौन? तो मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्तिन बोल सकते हैं हम। इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का पलहार या फुटकर पद? अगला सवाल, दासबोध मुख्य रूप से किसकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? रामानुज, चैतन्य, समर्थ रामदास या कबीर? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? दासबोध रामदास का रचनाओं का संकलन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 328, माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की, जिसे कितने अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है? रोग का निदान के लिए कितना चैप्टर है? 90, 69, 96 या फिर 60? तो सही जवाब है 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोग यानी बीमारी को पता करने के लिए ही स्पेशली डेडिकेटेड हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 329, मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़, मेड़ता, सतारा या बीजापुर? तो सही जवाब है यह मेड़ता की राजकुमारी थी। कौन? तो मीराबाई। मीराबाई इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज। अगला सवाल, अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु रैदास। अगला सवाल है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य? तो विशिष्ट द्वैतावाद के दर्शन के कौन है? तो रामानुजाचार्य। ये द्वैतावाद, अद्वैतावाद ये सबका पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे जरूर याद रखें। अगला सवाल, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य के थे? हरियाणा, यूपी, पंजाब या कर्नाटक? तो मियाँ मीर कहाँ से थे? तो वो पंजाब के थे।
जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह के आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध हैं। मियाँ मीर ने गुरु अर्जन देव का अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा है? तो मियाँ मीर के द्वारा रखा गया है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बंदा नवाज, गीसू दिराज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक मिनट, हम लोग गलत टिक कर लिए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ताल्लुक किस जगह का है? तो अजमेर का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। अगला सवाल, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, कुशीनगर, वाराणसी की मगहर। तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था 1440 में। हालांकि यह विवादास्पद है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनका संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। कबीरदास की मृत्यु 1588 में मगहर में हुई थी, जिसे अब संत कबीर नगर कहा जाता है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर, अब से मुगल सम्राट का शुरुआत हो चुका है। बाबर 1526 से 30 तक केवल कितना वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा? 9, 11, 12 या 7? तो कितना वर्ष की आयु में? तो 11 साल की आयु में 1494 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 335। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? सरिया, साफी, जाहिलिया या फिर जजिया? तो गैर मुस्लिम पर लगाए गए कर को क्या नाम दिया गया? तो वो जजिया नाम दिया गया। और बाकी लोग से जो कर लिया जाता था उसका नाम अलग था। और जजिया को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर 1564, और औरंगजेब के द्वारा जजिया को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। अगला सवाल, बाबर का वास्तविक नाम क्या? सलीम, खुर्रम, नसीरुद्दीन की जहीरुद्दीन? तो सही जवाब क्या है? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो 1526 में मुगल वंश की स्थापना। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो जाती है। तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 337। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1761, 1739, 1628, 1526? तो 1526 में हुए पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ, उसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो तुलुनुमा युद्ध पद्धति और तोपे खाने का प्रयोग पानीपत में पहली बार किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 338। सवाल यहाँ कहता है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो मुगल सम्राट का आपको क्रम बताना है। इसका क्रम के लिए आपको एक ट्रिक भी बता दें। इसका क्रम के लिए आप जो ट्रिक रखिएगा वो आपका होगा भाज साब। ये अब आप याद रखिएगा, आपका बहादुर शाह जफर तक याद हो जाएगा। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ऐसे करके अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो चलिए इससे ही हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, यहाँ तो बाबर का शुरुआत है नहीं, और यहाँ ये जहांगीर लास्ट में होने सकता है क्योंकि औरंगजेब बीच में। अब देखिए, यहाँ आपको सही सही तरीके से अगर आपको पकड़ना है तो इसका सही क्रम देखिए, अकबर का बेटा कौन? तो जहांगीर। और जहांगीर का बेटा कौन? तो शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन? तो औरंगजेब। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। चलिए, अगर कोई गलती ना हो तो सही बात है, ऑप्शन नंबर डी है। बाबर का तो आपका 1530 तक, 1530 से 40 तक आपका हुमायूं, और 56 से 1605 तक अकबर, फिर जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 27 से 58, औरंगजेब 1658 से 1707, और बाबर का 1526 से 1530। तो कालक्रम तो आपको जानना ही पड़ेगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई, आपको भी पता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, तुलुघामा क्या है? जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण की विधि, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य नीति। तो सही जवाब तो इसका सैन्य नीति है, जो कि बाबर इस्तेमाल किया था, इसलिए सही जवाब आपका वही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, मुगल या फिर तुगलक? तो किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासक अपने आप को बादशाह बोलते थे, सुल्तान नहीं। तो सुल्तान की उपाधि दिल्ली सल्तनत में ही थी। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 342। निम्नलिखित में से निम्न मुगल सम्राटों में से जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम अंतिम से पहले आपको बताना है। फिर से आपको क्रम ही से जाना है। तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में जो क्रम दिख रहा है, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, आपको उल्टा से जाना है। ऊपर आपको बता दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर डिस्कशन इसका तुक नहीं बनता है। आप एक बार जरूर देखें।
इनमें से किसे अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका निर्माण बाद में जीटी रोड कर दिया गया? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर या फिर आलम शाह? तो सही जवाब हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने यह रोड को बनवाया था 1542 में, 2500 किलोमीटर लंबा। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 344, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो वही बात है, फिर से शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी। इसमें डिस्कशन का क्या ही नीड है। अगला सवाल, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम या आगरा? तो सही जवाब हो जाएगा सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, आगरा, और जहांगीर का शाहदरा लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद, और सलीम चिश्ती का कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। तो ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट से। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान में किसको हराया था? लड़ाई में महाराणा प्रताप, खान जमान, राणा प्रताप की हेमू? तो किसको हराया था? तो हेमू को। पानीपत के बारे में आप 3 चीजें जरूर जान ले। पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में, दूसरा 1556 में, तो ये दूसरा लड़ाई का बात है। तीसरा 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच गया। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा अकबर और हेमू के बीच। और अकबर की तरफ से लड़ने वाले व्यक्ति कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खान। अगला सवाल है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसने किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर? तो सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा दीन इलाही 1582 में चलाया गया, जिसे तौहीद इलाही के नाम से जाना जाता है। पहला प्रधान पुरोहित अबुल फजल, और हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 348, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान? तो अहमदनगर की किस रानी ने विरोध किया था अकबर का? तो सही जवाब है चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 349, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और उसके शासक या राजवंश? अच्छा, आपको सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, नीचे समझ में आ जाएगा। अच्छा, आंसर भी दिख चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल देखते हैं। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। इसके आंसर के अनुसार रॉल्फ फिच अकबर के काल में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय काल में, मार्को पोलो पांडे साम्राज्य के काल में। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ है जॉन जूर्डन, ये आपका है गलत। तो जॉन जूर्डन वाला गलत है, बाकी सब के सब आपका क्या है? तो सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प मुगल शासक के शासनकाल के दौरान आने वाले विदेशी यात्रियों के टाइम का सुमेलित है? आपको बताना है कौन कौन सा आए थे। शाहजहां के टाइम में विलियम हॉकिंस, जहांगीर मनुची, औरंगजेब मनुची, और अकबर के टाइम में थॉमस रो। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो औरंगजेब के टाइम में जो मनुची दिया हुआ है वही आपका सही नहीं है, क्योंकि जहांगीर के टाइम में यह व्यक्ति आया था। अब देखिए बाकी, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम में, टॉमस अकबर के टाइम में, निकोलो मनुची शाहजहां और औरंगजेब के काल में। अच्छा, 1 मिनट, कौन सुमेलित है पूछा है, तो ये आपका केवल सुमेलित है औरंगजेब वाला, बाकी सब आपका गलत है। ऊपर हम लोग गलत थे। पीटर मुंडी शाहजहां के काल में। अगला सवाल है, तख्ते अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पंजाब। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु होती है तो 14 फरवरी 1556 को, उस दौरान अकबर होता है बहुत कम उम्र का, मात्र 12 साल का, और वो होता है कलानौर पंजाब में। तो वहाँ जो अकबर का जो संरक्षक बैरम खां जो होते हैं, वो जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक करा देते हैं ताकि कोई और गद्दी हथिया न ले। तो इसीलिए पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 352, बैरम खां का बेटा था, यानी कौन जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल रहीम खाने खाना, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बीरबल? तो बैरम खां का बेटा कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक। तो खाने खाना की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल, इनमें से किसे खाने खाना कहा गया? तो किसे खाने खाना की उपाधि सम्मानित किया गया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बैरम खां या हुमायूं? तो सही जवाब हो जाएगा बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो अकबर के संरक्षक कौन? तो बैरम खां। 1561 में इस काम से मतलब रिहा करके, इस काम से छुटकारा देके इन्हें हज के लिए भेजा गया था, जहां रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी, और इनके पुत्र रहीम, जिन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। अकबर सम्राट कब बना? 1552, 1560, 1556, 1550? तो सही जवाब हो जाएगा 1556 में, जब हुमायूं की मृत्यु हुई। और 1556 से 1605 तक, बहुत ही लंबे समय तक अकबर 13 साल की उम्र से राजा रहा।
अकबर की जानकारी का स्रोत है अकबरनामा, जिसकी रचनाकार कौन? तो अबुल फजल। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1568, 1552, 1573, 1584। तो सही जवाब है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। अगला सवाल, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका टोडरमल उस दौरान के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल आपको याद रखना है। इन्होंने आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्ती नाम से नई कर प्रणाली की शुरुआत की थी। अकबर के विचार से सुलह कुल का मकसद क्या था? आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। तो सुलह कुल का मतलब था सार्वभौमिक शांति, कि हर हाल में शांति कायम हो, सुलह कुल की नीति। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का स्थापना निर्माण कराया गया? 1575, 1679, 1675, 1579। तो सही जवाब हो जाएगा 1575 में, जिससे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 359, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ? 1526 में तो पहला हुआ, 1536 में हुआ ही नहीं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है, 1556 में हुआ है। कौन सा ईयर? तो 1556 आपको याद रखना है। 5 नवंबर 1556 में हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इसमें अकबर की जीत होती है। खाली जगह, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब की जहांगीर। तो तीसरा मुगल राजा कौन? तो तीसरा मुगल राजा अकबर। अगला सवाल, अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली की आगरा। तो अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी? तो वो दिल्ली में थी। 1560 में अकबर खुद शासन संभाला, उससे पहले तो बैरम खां के संरक्षण में चल रहा था। अगला सवाल है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने का इजाजत दिया? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर। तो किसने अंग्रेजों को इजाजत दिया कि सूरत में आप अपना कारखाना खोल सकते हैं? तो वो व्यक्ति जहांगीर। क्यों? 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और जहांगीर के दरबार में आया, और उसके बाद जहांगीर के दरबार में उसे मिल गया पहला कारखाना खोलने का श्रेय, खोलने का इजाजत, जो कि 1613 में खोल दिया। अगला सवाल, जहांगीर भारत का कैवा मुगल राजा था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सही जवाब है चौथा। और तीसरा कौन था? तो अकबर। आपको याद रखना है। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की व नई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। कौन? बेगम इशरत, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहां आरा। तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में वास्तुशिल्प में भाग लिया था। अच्छा, नाम यहाँ लिख दिया है तो फिर जवाब का क्या मतलब बनता है? यहाँ तो लिख दिया है जहां आरा, इसीलिए इस सवाल में मिस्टेक है, समझिए। जवाब आसानी से आप पा सकते थे। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इसका क्या है डिस्कस किया जाए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। इसका शासनकाल 1627 से 1658 तक, पत्नी मुमताज महल की याद में। और स्थापत्य कलाकार कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है 366वां सवाल, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सत्ता के लिए संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में महल में नजरबंद कर दिया। अच्छा, कौन गलत है ये आपको बताना है। शाहजहां मुमताज महल का दूसरा पुत्र था औरंगजेब के बारे में। अच्छा, 18वीं सदी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल शासन का पतन होता चला गया। इसमें से गलत कौन है उसको आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र लिखा है, वही बात यहाँ गड़बड़ है। देखिए यहाँ कैसे आपका है, शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इसमें पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह सीजा और तीसरा औरंगजेब। यहाँ दूसरा लिखा है तीसरा, और चौथा मुराद बख्श। उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 367, निम्न में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मान सिंह की जय सिंह। तो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध किस राजा को औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन नंबर डी यानी जय सिंह को भेजा गया था। अब महाराजा जय सिंह ने मराठा छत्रपति शिवाजी को हराकर जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 368, रबियाउद दुरानी के नाम से किसे जाना जाता था? नूरजहां, दिलराज बानो बेगम, जगत गोसाई, असमत बेगम। तो रबियाउद दुरानी के नाम से किसे जाना जाता था? दिलराज बानो बेगम। अब यह कौन थी? तो औरंगजेब की पत्नी। और इनके मकबरा को बीबी का मकबरा कहा जाता है या फिर द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। अगला सवाल, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर टू,
औरंगजेब, अहमद बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल शासक कौन? तो बहादुर शाह, जफर बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1858 में उनको कैद कर लिया गया। 1858 में उनकी मृत्यु हुई। 1857 की क्रांति का मेन भारतीय नेता बहादुर शाह जफर टू, आपको याद रखना है। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? भारत से कौन लेकर गया था? नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां। तो मयूर सिंहासन को लेके कौन गया था? तो नादिर शाह नामक लुटेरा, जो कि 1739 में आया था मोहम्मद शाह के काल में, वही लेके गया था क्या? तो तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, और ये कोहिनूर को भी। अगला सवाल, नादिर शाह कब भारत में हमला किया? ऊपर आप देख चुके 1739, डिस्कशन का नीड इसमें बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। चलिए इसको लिख देते हैं 1739, अब तो आराम पड़ेगा। चलिए ऊपर वाला क्या है? 1739। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी गई, कब हुआ? तो 1765 हुआ है। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1556-55 में आपका हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया 1761। अब आपको इसको सजाना है, तो सजाइएगा तो कैसे सजाइएगा? तो सबसे पहले तो ये 1500 वाला यानी सी आएगा, तो ये अब ऑप्शन तो आपका कट गया। तो 1556 के बाद क्या आ जाएगा? तो आपका ए आ जाएगा, तो सी के बाद ए यानी सी के बाद डी वाला भी कट गया। अब बी और डी में आपका कंपटीशन है, तो उसके बाद बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? एक मिनट, हम लोग फिर से कैसे गड़बड़ हो गए भला? 1555, 1739, 1761, हाँ एकदम सही है, और 1765, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आपका सी, ठीक है, उसके बाद ए 1739, फिर डी 1761, हाँ 1765 वाला बाद में होगा, यही होगा आपका जवाब। ऊपर हम लोग गलत थे। तो पूरा हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था? फारस, तुर्की, अफगानिस्तान या मंगोलिया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान का था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 374। एक मिनट, हाँ सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में सही नहीं है, योग्य नहीं? आलमगीरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा, अकबरनामा? तो सही जवाब है शाहनामा का ताल्लुक मुगल काल से बिल्कुल भी नहीं है। यह महमूद गजनवी के दरबार में निवास करने वाले फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। क्या? तो शाहनामा। अकबरनामा कितना भाग में विभाजित है? 5, 4, 2, 3। तो ये 3 भाग में विभाजित है अकबरनामा नामक किताब, जिसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, आपको याद रखना है। अकबरनामा लंदन के संग्रहालय में है। अकबरनामा का लेखक कौन? तो अबुल फजल। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था? मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, रूमी या हाफिज? तो सही जवाब हो जाएगा हाफिज। अगला सवाल, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो? सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, आपको याद रखना है। पद्मावत, जिसमें पद्मावती रानी का चर्चा है, जिस पर एक मूवी भी बना है। आईने अकबरी किसने लिखी? नीचे का चीज आप मत पढ़िए, डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिए अबुल फजल, क्योंकि ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है, जो फारसी में लिखी गई एक किताब है। अगला सवाल, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम, बागबर, अकबर या नूरजहां? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 380, गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहाँ का हिस्सा है? बुंदेलखंड, भरतपुर, पानीपत की बीजापुर? तो यह कहाँ का हिस्सा है? तो बीजापुर का हिस्सा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 381, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ है? राजस्थान के बांसवाड़े में, राजस्थान के बूंदी में, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जैसलमेर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी, जो कि 46 मीटर गहरी एक सीढ़ीदार कुआं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 382, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर बनाया गया? कोसी, गंगा, तापी या नर्मदा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या किले को बनाया गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? वाराणसी, चेन्नई, चंडीगढ़ या आगरा? तो सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ है? तो वो आगरा में है। अगला सवाल, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था।
मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते हैं। यह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कि गलत कौन है। तो गलत वाला आपका ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बाकी चीज़ सही है। यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, यह बात बिल्कुल सही। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस शहर को बसाया था, बिल्कुल सही। यानी यही आपका जो एक गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह 1591 ने इसे करवाया था। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित यह स्मारक और मस्जिद है, मूसी नदी के तट पर है। यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। यह 4 मीनारों उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाला चौकोर संरचना है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते हैं, यह कथन केवल गलत है। अगला सवाल, 4 मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी का उन्मूलन के लिए किया गया है? ऊपर आप पढ़ लिए कि प्लेग फैल गया था, उसके उन्मूलन के बाद इसका निर्माण किया गया था। किसका? 4 मीनार का। तो किस बीमारी से ताल्लुक है? प्लेग से। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ऊपर आप देख चुके, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक सवाल का एक्सप्लेनेशन हमें 4 सवाल तक ले जाता है, यही चीज़ तो हम लोग सीख रहे हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नाम से, यानी यहाँ पर इनका नाम आया इसीलिए बोल दिए। अगला सवाल है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर को जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? किस शहर में? जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। तो देखिए, इलाहाबाद में कोई जंतर मंतर नहीं है। जंतर मंतर कितना है? देखिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, आपको याद रखना है, ये 5 जंतर मंतर हैं। 2010 में जयपुर वाले जंतर मंतर को यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। दिल्ली में जंतर मंतर को ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियां, खगोल वेधशाला। तो देखिए, यह एक खगोलीय वेधशाला था, लेकिन अभी जनसभा और भूख हड़ताल अभी आदमी करता है, तो कहीं आप टीक ना कर दें। दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह टू ने 1724 में करवाया था, दिल्ली वाले का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में नहीं है? बेकन किला, वल्लूर कोट्टम, पद्मनाभपुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है, यानी बेकन किला जो है, वो बेकल किला, वो केरल में स्थित है, और बाकी जो हैं ये सभी किस में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला सवाल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी की जूनागढ़। तो सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अब शेख सलीम चिश्ती कौन? तो शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के एक सूफी संत, जो अकबर के गुरु, और जहांगीर का नाम सलीम अकबर ने अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। निम्न में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से नवाजा गया था? बसावन, अबुल फजल, दसवंत या मोहम्मद हुसैन? तो सही जवाब है मोहम्मद हुसैन को गोल्डन पेन यानी जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था, और शीरी कलम की उपाधि से अब्दुस समद को नवाजा गया था। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो गोल गुंबद जो है वो कहाँ है? तो वो आपका कर्नाटक में है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 393, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, गोल गुंबद या पंचमहल? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में कौन नहीं है? तो गोल गुंबद वहां से कहाँ होगा, जबकि यह कहाँ है? तो बीजापुर, कर्नाटक में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और बाकी आगरा में आपका बाकी चीजें हैं फतेहपुर सीकरी। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का उपयोग किया गया है? मोजेक, रिलीफ, पीट्रा ड्यूरा या टेसरी? तो ताजमहल की सजावट के लिए पीट्रा ड्यूरा का उपयोग किया गया है। पीट्रा ड्यूरा शब्द का उपयोग कट और फिट सुंदर चित्रों को बनाने के लिए उच्च पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों को जड़ने का उपयोग की तकनीक को कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? शालीमार बाग, लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद? तो शाहजहां द्वारा जो है वो बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं करवाया गया, बाकी तीनों के तीनों का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया है। अगला सवाल, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में है? आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी का किला? तो सही जवाब हो जाएगा आगरा का लाल किला में मुसम्मन बुर्ज है। आप थोड़ा सा देखते हैं, यह एक 6 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां ने आगरा के लाल किले में करवाया था। अगला सवाल, बुलंद दरवाजा किस शहर में है? हैदराबाद, चित्तौड़गढ़, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा आपका कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में, आगरा शहर से 36 किलोमीटर दूर में स्थित है।
यह जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसका निर्माण 1573 में अकबर ने गुजरात विजय की याद में करवाया था। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? ऊपर अभी अभी आपने देखा कि किसने करवाया है, अकबर ने करवाया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 399, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा कहां पर विजय के प्रतीक के रूप में करवाया गया? अभी अभी आपने ऊपर देखा कि गुजरात जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, कश्मीरी गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। तभी से आप एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, वही बात आपका घूम फिर का आया। कौन सा? तो बुलंद दरवाजा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा? तो सही जवाब बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण 1565 में हुआ है। अच्छा, 1565 में आपका, एक मिनट, 1573 में हुआ है, आपको याद रखना है 1573 में। यह 1565 वाली बात आपका दूसरा है, हुमायूं का मकबरा। अगला सवाल है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया, यानी इंजीनियरिंग, जिसे यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ताजमहल का डिजाइनर कौन? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 403 और 448 तक जाना है, इसका मतलब हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन वास्तुकला कृतियां है? मुगल, ब्रिटिश, दिल्ली सल्तनत, सिख? तो शालीमार गार्डन कब का है? तो वह मुगल कालीन है। अब देखते हैं, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 404, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में क्या कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, आगरा या फतेहपुर सीकरी? तो पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला सवाल, ताजमहल परिसर का निर्माण कब से शुरू हुआ? 1641, 1632, 1651, 1621? तो ताजमहल का निर्माण कब से शुरू हुआ है? 1632 में। और बन के कब तैयार हुआ? 1648। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अनुसार ये बात बताया जा रहा है 31, ऐसे यहाँ के अनुसार आपको क्या करना है? तो 32। निम्न में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली की जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा? तो अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद, क्योंकि इसे बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो शाहजहां। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 407, जयपुर में हवा महल का निर्माण कहाँ से प्रेरित था? जयपुर का जल महल, जयपुर का सिटी पैलेस, झुंझुनू का खैतड़ी महल, उदयपुर का लेक पैलेस? तो सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू का खैतड़ी महल से प्रेरित था जयपुर का हवा महल। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। झुंझुनू के खैतड़ी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा 1770 में करवाया गया था। खैतड़ी महल से प्रेरित होकर सवाई राजा प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया। इसमें 953 झरोखे हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? चालुक्य, वाडियार, चोल या पल्लव? तो मैसूर पैलेस किसका आधिकारिक निवास था? तो वाडियार वंश का आधिकारिक निवास क्या था? तो मैसूर पैलेस। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1653, 1655, 1652, 1656। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1656 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। कब तक? तो 1656 तक। और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। इसे मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है, यानी विश्व को दर्शाती मस्जिद। यह लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? कुतुब मीनार, पंचमहल, अग्रसेन की बावड़ी, लाल किला? तो कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचमहल वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी, लाल किला, ये सब के सब कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया? जहांगीर, बहादुर शाह, जफर, शाहजहां या अकबर? तो सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा। अकबर का लाल किला, ये आगरा का लाल किला बनवाया गया था। अगला सवाल, अच्छा, दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफेद और हरे संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर, सामान्य चट्टान? तो सही जवाब हो जाएगा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ है। अगला सवाल, लाल और बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों का शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, महाबलीपुरम, हम्पी का स्मारक? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आगरा फोर्ट में ये सभी चीजें हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मादुद्दौला। तो एक मृत व्यक्ति का स्मारक कौन नहीं है? तो चार मीनार इससे प्रेरित नहीं है, बल्कि चार मीनार जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग बीमारी से में विजय प्राप्त करने, यानी पूरे शहर के द्वारा प्लेग बीमारी का उन्मूलन करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बाकी बीबी का मकबरा दिलराज बानो बेगम का है, ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है, इत्मादुद्दौला का मकबरा मिर्जा गियास बेग का है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का दरगाह, दीवाने खास, कुतुब शाही मकबरे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कुतुब शाही के मकबरे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पहलू को उजागर करते हैं। अगला सवाल, महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला चारों ओर से किससे घिरा है? धान खेत, पेड़, गार्डन या जल? तो मुरुद जंजीरा का किला किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जंजीरा का किला, ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। तो एमपी में कौन नहीं है? तो एमपी में आपका जंजीरा का किला नहीं है, क्योंकि जंजीरा का किला महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? काबुल, दिल्ली, शाहदराबाद की कुल्दाबाद? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो वो दिल्ली में है, यानी दीन पनाह, यानी पुराने दिल्ली के पुराने किले के निकट में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास में है। इसका निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने करवाया था। निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला कुहना मस्जिद दिल्ली। तो किसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया? तो वो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा। बाकी देखिए, बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब का, काबुली मस्जिद पानीपत हरियाणा बाबर के द्वारा, किला कुहना मस्जिद दिल्ली शेरशाह सूरी के द्वारा, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा बनवाया गया, संपूर्ण किया गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही, औरंगजेब। तो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो यह औरंगजेब के द्वारा मक्का मस्जिद हैदराबाद का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, यहाँ इसका निर्माण पूरा करवाया गया है किसके काल में? औरंगजेब के द्वारा। बाकी इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो शुरुआत यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के छठवें सुल्तान ने वर्ष 1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रंगिया चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था, और इसको पूरा किया गया औरंगजेब के काल में। इसको बनाने में 8000 राजगीर और 77 साल लगे, क्योंकि बीच में रुक गया था। निम्न स्मारकों और उसके स्थानकों का सही आपको मिलान करना है। देखिए, गोलकुंडा किला इधर हैदराबाद दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी की बाग पाटन। तो क्या है, क्या सही, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी जैसे जैसे आपका सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ए बी सी डी एकदम पूरा सही है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर में, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी की बाग पाटन गुजरात। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है? ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। बाकी किलों की बात करें तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, आगरा का किला आगरा में है, ग्वालियर किला ग्वालियर एमपी में है, लाल किला दिल्ली में है, गोलकुंडा तेलंगाना में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद राजस्थान में है। अगला सवाल, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा दयालदास, बाबा गुरमीत देव, श्री सोहन सिंह, बाबा बालक सिंह। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबा दयालदास सिख धर्म के लिए निरंकारी आंदोलन के संस्थापक। अगला सवाल, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है, यानी विजय स्तंभ? अच्छा, बता दिया गया बात ही बात में, तो क्या ही इसका बात करें, विजय स्तंभ जो है वही है, तो विक्ट्री टावर। अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक मिनट, सबसे ऊंचा, हम लोग फिर से गलत हो गए, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर। तो सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन है? तो फतेह बुर्ज है। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर बोलते हैं, लेकिन वो सबसे ऊंचा नहीं है। फतेह बुर्ज पंजाब के मोहाली में है। भारत की सबसे लंबी मीनार विक्ट्री टावर है, जिसकी ऊंचाई 328 फीट है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? तो 238 फीट ही है। अगला सवाल, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे? 17, 15, 17, 17, 17, 16, 17, 18। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1716 में। अगला सवाल, अच्छा, 1716 में मुगल शासक फर्रुख सियार के आदेश पर इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की? 17/1, 1697, 17/5, 1699। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1699। आपको पता होना चाहिए सिख के 10 गुरु हुए। पहला गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और पहले गुरु गुरु नानक।
और खालसा पंथ की स्थापना अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बैसाखी के दिन में आनंदपुर साहिब में किया था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ बनाया, फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृत पान किया। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? फिर से वही चीज, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, तो गुरु गोविंद, यहाँ 2 में गोविंद है, सी और डी में, लेकिन यहाँ हर गोविंद है, यहाँ केवल गोविंद है। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। तो यह तो आपका चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? श्री पटना साहिब पटना, दमदमा साहिब तलवटी साहिब बठिंडा, रकाबगंज दिल्ली, केसरगढ़ आनंदपुर। तो 5 तख्तों में कौन नहीं है? तो ये रकाबगंज नई दिल्ली वाला नहीं है। 5 तख्त कहाँ कहाँ है देखिए, अकाल तख्त अमृतसर में है, दमदमा साहिब, केसरगढ़, पटना साहिब और हुजूर साहिब। पटना साहिब में ही थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ किस समुदाय का है? बौद्ध, जैन, सिख या यहूदी? तो आदि ग्रंथ है आपका सिख समुदाय का धर्म ग्रंथ। इसका संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी? हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर। तो किनके ई पर? तो गुरु अर्जुन देव के कहने पर सूफी संत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। ये कब हुआ था? 1588 में। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी? अभी अभी आया आपका मियां मीर जी, इसलिए इसमें डिस्कशन का नीड नहीं है। अगला सवाल है, सिखों के पहले धर्मगुरु कौन थे? गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री गुरु नानक देव पहले गुरु, और अंतिम गुरु कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु कौन? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र। अगला सवाल, अच्छा, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और उनके पुत्र कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायभोय की तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब में कब हुआ था? 1465, 1539, 1496, 1456। तो सही जवाब है 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, नानकाना साहिब। आपको याद रखना है। मृत्यु 1539 में। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया? 1865, 1892, 1849, 1856। तो चिलिया वाला युद्ध जो है वो 1849 में लड़ा गया था। यह आंग्ल सिख युद्ध है, क्योंकि सिख धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे ऑब्जेक्टिव सवाल, इसलिए ये सवाल आया है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? अमृत सरोवर, गोल्डन झील, हरिके झील या सुखना झील? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी। तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 1532 में राजापुर नामक स्थान पर, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। अगला सवाल, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा गुफा, महाराष्ट्र खजुराहो, एमपी केदारनाथ, गुजरात बुलंद दरवाजा, फतेहपुर। ऑप्शन नंबर सी मुझे तो लग रहा है, हाँ बिल्कुल, केदारनाथ गुजरात में नहीं है। केदारनाथ आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से खाली जगह ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा? बैजू आवरा, तानसेन, रामदास या तनरंग? तो किसने स्वामी हरिदास से 11 साल तक संगीत सीखा? तो वो है तानसेन। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक संगीत के सुरों का गया था। अगला सवाल, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल कहाँ है बसे हुए हैं? दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया में मंगोल बसे हुए हैं। अगला सवाल, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ध्रुपद, ठुमरी, कर्नाटिक या फिर ख्याल? तो सही जवाब है ये ध्रुपद वाले हैं। ये संगीत का जो कला है इसमें से ध्रुपद संगीत शैली से ये ताल्लुक रखते हैं। शरिया कानून किस समुदाय से है? यहूदी, ईसाई, जैन या मुस्लिम? तो मुस्लिम धर्म का जो कानून है उसे शरिया कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 442, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस राज्य से थी? चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय या फिर चोल? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? काकतीय वंश। रुद्रमा देवी पर एक मूवी बना है, देखिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, अल्लू अर्जुन का है। अगला सवाल, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? उज्जैन, वाराणसी, भुवनेश्वर या फिर भोपाल? तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह उज्जैन में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसीनग नाडु कहा जाता है? कोल्लम, मैसूर, मदुरई या चित्तौड़? तो डेसीनगनाडु किसे कहा जाता था? तो कोल्लम को कहा जाता था। तो कोल्लम केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुदी झील के निकट बसा हुआ एक शहर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 445, निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी, नागपुर, उज्जैन की जयपुर? तो नागपुर में कोई जंतर मंतर नहीं है। और जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। इसका निर्माण राजा सवाई सिंह द्वितीय ने करवाया था।
निम्न संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी शास्त्र, बैजू बावरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को 1253 से 1325 तक के कार्यकाल में जिन्होंने 9 राजाओं का काल देखा, तबला और सितार का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का किला, मकबरा, ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूप। तो यूपी में कौन नहीं है? तो यूपी में आपका सफदरगंज का मकबरा नहीं है, क्योंकि यह तो आपका दिल्ली में है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? यह आज का आखिरी सवाल है। बुलबुल, चेतक, हरगिरू या बादल? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय जो घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक था। तो इस प्रकार आज हम लोग सवाल जो कर लिए हैं वो सवाल का संख्या कितना है? तो सवाल है आपका 174। इतना सवाल हम लोग किए, और ये सभी सवाल जो MCQ है ये आपके आगामी RRB एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक टिके हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अब आप चैनल में जुड़ जाइए, कम से कम एग्जाम तक ही सही, और बाकी लोगों को भी वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमारा चैनल को रीच मिले। कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर आप बताएं ताकि हम लोग सुधार